हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम एक बहुत ही अच्छा चीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें रेलवे द्वारा यानी एनटीपीसी में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथ्स के, उसका कलेक्शन हम आपको देने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो भी संभवतः सही ही होंगे, क्योंकि हम भी कलेक्शन ही कर रहे हैं और सभी मैथ के क्वेश्चन, जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबका कलेक्शन करके हम आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे हम क्वेश्चन अपलोड करें आपके पास क्वेश्चन मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। ठीक है दोस्तों, जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ उसमें सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है। दोस्तों, आप लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने लोग दे चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जितना अटेम्प्ट लिए, लेकिन जो नए स्टूडेंट जो देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले, बहुत ज़्यादा गलती ना करें, जिससे कि आपको जब परसेंटाइल लगेगा तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। कम से कम आप नेगेटिव मारने का प्रयास करें। अगर आप अनरिजर्व में भी आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर 70+ क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं, तो आपका CBT 1 में रिजल्ट कन्फर्म रहेगा। दोस्तों आइए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो 30 तारीख के एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन का हम कलेक्शन आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी संख्या में से उस संख्या का 25% घटाया जाता है तो 24 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या है। आपके पास पहला क्वेश्चन यही है। तो देखिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, आप संख्या को x मान के भी बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, संख्या बराबर x मान लेंगे। ठीक है, तो x में से कहता है, x में से x का 25% अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आप सीधा कर लीजिए, 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, 4x माइनस x बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 96। देयरफॉर x बराबर 96 बाई कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो गया, 32, 96, आंसर आ गया 32। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका से अगर हम लोग बनाते हैं तो 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 25% का मतलब 1/4 होता है। 25/100 कट के हो जाएगा कितना, 1/4। ठीक है, अब कहता है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 25% घटाया जाता है। 25% घटाने का मतलब क्या होता है कि 4 में 1 का कमी हो रहा है, तो 4 से घट के कितना हो गया, 3 हो गया। और यही 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है आपके पास कितना, 24। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, 8 × 24। तो यहाँ भी 8 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, और आपका आंसर यही रहा, कितना रहा, 32। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप दोनों ही तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या होगा आपके लिए, ये होगा। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कल के एग्जाम में क्या पूछा गया है, कहता है 36.1 बाई 102.4 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हम सारे क्वेश्चन का कलेक्शन ला रहे हैं। ठीक है, पर डे का कलेक्शन आपको हम देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे हम आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इसका कहता है कि वर्गमूल निकालें। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, तो 36.1 102.4 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने में यहाँ पर सिर्फ आपके लिए परेशानी का कारण क्या बन रहा होगा, पॉइंट लगा होगा। कोई बात नहीं, आप पॉइंट को हटा सकते हैं। ऊपर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, नीचे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखते हैं
361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है। 1024 किसका स्क्वायर होता है? तो 1024 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर 1024 होता है, यानी 1024 का वर्गमूल कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो वर्गमूल निकालने के लिए हम पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लें। आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकालने के लिए वहां पर बताया गया है, आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 19/32। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कह रहा है 0.232323 इनफाइनाइट तक जा रहा है को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसको क्या हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, 0.2323 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, या रेकरिंग जिसको कहते हैं 23। अब आप जानते होंगे कि इसको हटाते कैसे हैं, तो 23 और जितना पर रेकरिंग रहता है उतना क्या दे देते हैं नीचे 90, सॉरी जितना पर ऊपर रेकरिंग दिया रहता है उतना क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 23/99। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता 0.23 सिर्फ इस पर रेकरिंग लगा होता तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आगे बता देते हैं, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आप आसानी से कर लें। तो इसको क्या लिखते हैं 23, जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। एक पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर नहीं है, क्या दे देंगे 0, यानी अगर इसका आंसर लिखेंगे हो जाएगा 21/90। ठीक है, अगर काटना चाहते हैं काट दीजिए 7/30, यानी इसका आंसर हो जाएगा 70/30। ठीक है, तो अगर इस रूप में क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कहता है एक समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक है, यानी रेगुलर पेंटागन है तो सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, पेंटागन के यानी पॉलीगॉन के अंतःकोणों का योग बराबर सम बराबर क्या पढ़े हैं, सम बराबर फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल का सम होता है, किसका होता है, इंटीरियर का फार्मूला है, इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल पूछेगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। अगर ईच इंटीरियर एंगल पूछेगा, ईच इंटीरियर एंगल पूछेगा तो क्या करेंगे n-2 इंटू 180/n करते हैं। ठीक है, अगर ईच इंटीरियर एंगल पूछेगा तो इसलिए फार्मूला बता दे रहे हैं आपको, ताकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम पैटर्न पर है, सिर्फ कभी ये पूछ दे रहा है तो कभी वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हमसे सम पूछा गया है तो क्या करेंगे, पेंटागन है, पेंटागन यानी पंचभुज का मतलब 5 भुजा है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 5 - 2 गुने 180, यानी 3 गुने 180 डिग्री, 18 × 54 कितना आ जाएगा 540 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 540 डिग्री मारे हैं उनका बिल्कुल ही सही है। तो चलिए आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कहता है यदि घनाभ के तीनों संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए, बी तथा सी हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, घनाभ आप समझते हैं, घनाभ क्या होता है, घन और घनाभ। घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 फलक का मतलब फेस जिसको बोलते हैं, घन में भी 6 फेस होते हैं लेकिन उसका सारा फेस इक्वल होता है। घनाभ में क्या होता है, सारा फेस इक्वल नहीं होता है, यानी घन किसको कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर LBH बराबर। घनाभ किसको कहते हैं, यानी क्यूबॉइड जिसका LBH डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो अगर तीनों संगत फलक का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, संगत फलक अगर ये रूम है, रूम का संगत फलक का मतलब क्या समझते हैं कि अगर इस दीवाल के साइड वाला जो दीवाल होगा, बगल वाला दीवाल ये दीवाल हो गया और इसके बगल वाला दीवाल ये दीवाल हो गया, तो अगर तीनों फेस का एरिया दिया हुआ है, यानी तीनों दीवार का अगर एरिया आपके पास दिया गया है और अगर आपसे आयतन पूछा गया है तो हर हमेशा फार्मूला याद रखिए कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है √A
बी सी, यानी ए इंटू बी इंटू सी, और इस सवाल का आंसर यही होगा। ठीक है, ये आता कहां से है, तो तीनों का आपका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला का एरिया एल गुने बी, दूसरा का एरिया बी गुने एच, तीसरा का एरिया एच गुने एल, 3 इक्वेशन बनेगा। तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही चीज आता है। तो चलिए इक्वेशन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि यदि घनाभ के तीनों संगत फलक का क्षेत्रफल ए बी सी हो तो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है अंडर रूट ए बी सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज आता होगा, और अगर आप बनाए हैं तो अगर ये आंसर आपके पास आया हुआ था तो सही है। ठीक है, और अगर जिनको एग्जाम देना है वो बच्चे इस फार्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कल के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 1600 रुपया तथा 3 वर्षों में बढ़कर 1700 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर कोई धन होगा 2 साल में बढ़ के 2 ईयर में बढ़ के कितना हो गया 1600, और 3 ईयर में बढ़ के कितना हो गया 1700। तो यहाँ से यहाँ जो आया वो कितना ईयर, 1 साल, 1 साल में 16 से बढ़ के क्या हो गया 1700 हो गया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि सीआई में जो होता है पहला साल का अमाउंट दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो देखिए 2 साल में बढ़ के हो गया है 1600 रुपया, और 3 साल में यानी 1 साल में बढ़ के 1600 से कितना हो गया 1700 हो गया। यानी अगला साल जो तीसरा साल जो 1700 रुपया हुआ वो किस पर इंटरेस्ट मिला होगा, 1600 पर मिला होगा। यानी इसके लिए प्रिंसिपल का काम कौन करेगा, 1600 काम करेगा। तो देखिए आप प्रिंसिपल यहाँ पर दे रहा है, प्रिंसिपल का काम करेगा हमारे लिए 1600 रुपया। ठीक है, और अमाउंट हो गया हमारे पास कितना 1700 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा 100 रुपया। अब जानते हैं कि ये जो 1 साल का एसआई और सीआई हमेशा बराबर होता है, 1 साल के एसआई और सीआई में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो बस हम यहाँ पर रेट का फॉर्मूला लगा देंगे, रेट बराबर एसआई ये कहें या सीआई कहें 100 इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो टाइम 1 ईयर। 1 साल में ही 1600 से बढ़ के कितना हुआ है 1700 हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी 25 बटे क्या आ गया 4%, यानी 6 इंटीजर 1/4% इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर एसआई का भी क्वेश्चन होता तो भी हम लोग आसानी से बना सकते थे। कैसे बना लेते, अगर एसआई का क्वेश्चन होता तो देख रहे हैं कि एसआई में आप जानते हैं कि प्रत्येक ईयर इंटरेस्ट क्या होता है बराबर होता है। तो अगर 1 साल में यहां से इंटरेस्ट 100 रुपया मिल रहा है तो यहाँ तो 2 साल है, 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा 200 रुपया मिला होगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना होगा 1400 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1400 रुपया, क्यों, क्योंकि 200 तो इसमें से इंटरेस्ट निकल गया, तो प्रिंसिपल निकल गया आपके पास 1400, इंटरेस्ट हो गया 100 रुपया 1 साल का। तो अगर रेट पूछता, साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन होता तो हम लोग आसानी से यहाँ पर रेट निकाल लेते। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहता है 2 वस्तुएं 990 रुपये प्रत्येक की दर से बेची गई। पहले वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो समग्र लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहा है दोस्तों, लाभ या हानि यानी रुपया में पूछ रहा है। तो देखिए आपको ऐसा फर्म जहां भी क्वेश्चन आए दोस्तों कि अगर दोनों का एसपी बराबर हो और जितना % का प्रॉफिट हो उतना ही % का अगर लॉस हो, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है। और लॉस % का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, लॉस % बराबर होता है x² बटे 100। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 यानी कितना हो जाएगा 100 बटे 100, यानी 1% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा है कि कितना रुपया का लॉस होगा, रुपया निकालना है। तो अगर एक वस्तु का एसपी है 990 रुपया, तो 2 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, यानी टोटल एसपी यानी विक्रय मूल्य 990 गुने 2 कितना हो जाएगा 0, 8, 1980। अब देखिए 1% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो 1% का लॉस पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये 99% का वैल्यू होगा। आप जानते हैं कि सीपी हमेशा क्या % 100%। एसपी क्या होता है
कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट। तो 99% का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि यार लॉस कितना रुपया का हुआ, यानी इसी 1% का वैल्यू निकालना है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1980 बटे 99 अगुने 1, 99 दूनी 198, यानी कितना रुपया का लॉस होगा 20 रुपया का लॉस होगा। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, हमसे सीपी पूछा नहीं गया है तो सीपी हम क्यों निकालें, सीपी निकालेंगे फिर लॉस निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, समय हमारा ज्यादा चला जाएगा। हमसे लॉस पूछा है कि कितने रुपए का लॉस होगा, तो डायरेक्ट 99% का वैल्यू 1980 हो गया। 1980 कहां से आया, तो दो वैल्यू का एसपी हो गया, दो वस्तु का एसपी हो गया 1980, और कै परसेंट लॉस पर 1% लॉस पर, तो 1% लॉस पर यानी 99% का वैल्यू हो गया 1980, तो 1% का लॉस हो रहा है, 1% का वैल्यू कितना आ गया 20 रुपया। अगर 100% निकालते तो हमारा सीपी निकल जाता, फिर हम सीपी निकालते और तब जाके उसमें से एसपी घटाते, तब जाके हमारा क्या होता लॉस निकलता। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहता है एक मिश्र धातु में कॉपर, जिंक और टीन का अनुपात क्रमशः 13:1:6 है। यदि टीन का भार 90 kg था तो मिश्र धातु का भार क्या था। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मौखिक बना सकते हैं। कॉपर है, जिंक है और टीन है, एसएन है। 13, 1 और 6, इस 6 यूनिट का भार दिया हुआ है कितना 90 kg। ठीक है, तो 6 यूनिट का भार है यानी क्या गुना है 15 गुना है, 15 6 का 90। तो टोटल भार पूछा गया है, तो टोटल ये कितना हो गया 13 1 14 6 20 यूनिट का भार पूछा जा रहा है। तो 20 गुने 15, 15 दूनी 30, यानी कितना आंसर हो जाएगा 300 kg हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर है। दोस्तों अगर आपको पूरे क्वेश्चन एक साथ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहता है यदि दो पासे को एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर आए संख्याओं का योग 12 होने की संभावना ज्ञात करें। आप पासा देखे होंगे, पासा पर क्या क्या लिखा रहता है 1 2 3 4 5 और 6। पहला पासा पर, दूसरा पासा पर भी यही लिखा रहेगा 2 3 4 5 और 6। कहता है कि 12 आना है, तो 12 तो सिर्फ देख रहे हैं कि 6 और 6 को जोड़ेंगे तबे 12 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और तो किसी को ऐड करेंगे तो 12 नहीं होगा। इसका मतलब कि दोनों पासा के ऊपरी सतह पर कितना आना चाहिए 6 और 6 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर NE बटे NS। ठीक है, NE का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, NS का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का मतलब क्या समझते हैं कि एक डाइस है, तो एक डाइस में ये 6 में से अगर डाइस को उछालेंगे तो 6 में से कुछ आने की कुछ ना कुछ आएगा, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए। ठीक है, तो जो भी आएगा तो एक डाइस में 6 आ सकता है, तो 2 डाइस में कितना होता है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 डाइस होगा तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 6 के पावर 3। अगर 4 डाइस होगा तो 6 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या हम बता रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट यानी NS का वैल्यू। ठीक है, तो NS का वैल्यू क्या हो जाएगा, दो पासा है 2 डाइस है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और NE का वैल्यू क्या रहेगा, तो एक यही 6 हो सकता है और तो कुछ मिलेगा नहीं, 6 को ही जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अगर और दूसरा रहता 2 रहता तो ऊपर 2 रख लेते, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है। अगर पहला पासा में भी 6 आए और दूसरा पासा में भी 6 आए तो 6 और 6 मिलके क्या होगा दोस्तों 12 होगा, यानी NE का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1/36। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो आधार से शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी ये जो है मेंसुरेशन कह सकते हैं या आप ज्योमेट्री कह सकते हैं। ये है आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ABC आइसोसेल्स समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है जिसका दोनों भुजा आपस में क्या हो बराबर
हो। तो ये दोनों भुजा बराबर है, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, और आधार की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि शीर्ष से, आधार से शीर्ष, तो आधार से शीर्ष की ऊंचाई परपेंडिकुलर होगा। आप जानते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, जब शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है तो आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। यानी दैट मीन्स इसको मीडियन भी कह सकते हैं। मीडियन क्या होता है, तो शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जो 2 बराबर भागों में विभक्त करता है उसको मीडियन कहते हैं। मीडियन आप पढ़े होंगे ट्रायंगल में, किसी भी एक त्रिभुज है तो इस शीर्ष से सामने वाले भुजा को मिलाया गया, इस शीर्ष से ये सामने वाले भुजा को मिलाया गया, इस शीर्ष से ये सामने वाले भुजा को मिलाया गया, तो ये भुजा को बराबर भाग में बांटता है। ये दोनों की लंबाई, ये दोनों की लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी। और इसी को जहां पे तीनों मीडियन एक जगह पे मिलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी ये शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाता है। यानी अगर बी से सी की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है, तो अगर इसका नाम दे दिए तो बी से डी की लंबाई क्या हो जाएगी, यहां पर 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा। परपेंडिकुलर है ये, तो ये देख रहे हैं कि ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कर रहा है। एक ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, या ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखें चाहे इस ट्रायंगल में देखें, देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये 3 होगा। ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो यानी एडी बराबर हमारा क्या आ गया, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो उस लंब की लंबाई क्या होगी। डायरेक्ट आप लोग से फार्मूला पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर फार्मूला आप याद रखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आपको बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर फार्मूला याद नहीं रखे हैं तब तो काफी आपको परेशानी होगी। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी। राइट एंगल का मतलब जानवे करते हैं, यहां पर 90 डिग्री होगा। अब कहता है कि समकोण वाले शीर्ष से, यानी 90 डिग्री यहां पर समकोण बन रहा है, यहां से सामने वाले भुजा पर ये लंब डाला गया है, इसको मान लेते हैं डी। इसको क्या मान लिए, डी। तो हमसे बीडी की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहां परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, ही लंब है तो 90 डिग्री होगा। हमको बीडी की लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब बहुत, अगर फार्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब चलिए हम बता देते हैं। एक पहले ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी में। अगर ए बी सी में लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 गुने आधार यानी बी सी गुने ऊंचाई क्या होता है, ए बी, ठीक है। अगर इधर से चले इसको आधार मान लें तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने ए सी, इसका बेस कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और ये हाइट का काम करेगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या हो गया, बीडी हो गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, ए बी गुने बी सी बराबर ए सी गुने बी डी, ठीक है। और यही फार्मूला आपसे पूछ रहा था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो ऐसे आप फार्मूला याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर बाय चांस फार्मूला भूल जाते हैं तो बस ये आपको फिगर बना के हम समझा दिए। ये आता कहां से है, तो त्रिभुज ए बी सी में इसको हम बेस मान के जब इसका एरिया निकाले तो 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, इसको बेस मान के अगर इस ट्रायंगल को बेस अब हम एसी को मान लिए तो एरिया बराबर क्या हो गया, 1/2 गुने एसी गुने बीडी। और यहां से हम बीडी को निकाल सकते हैं, यानी अगर हमसे बीडी पूछा है तो बीडी बराबर क्या लिख सकते हैं, बीडी बराबर ए बी गुने बी सी और बटे क्या हो जाएगा, ए सी। यही हमसे पूछा गया था,
ठीक है, बीडी की लंबाई। अगर कभी हो सकता है वैल्यू भी देके पूछे तो वैल्यू अगर आपको दे दिया गया तो फार्मूला याद है तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कहता है 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे। अब देखिए यहां पर 4 पुरुष काम करे, 4 मैन काम करे या 6 बॉय काम करे। बात क्या हो गया, बराबर। या का मतलब क्या होता है, या तो ये काम करे या ये काम करे। तो चलिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मैन बटे बॉय बराबर क्या हो जाएगा 3/2। मैन 3 और बॉय 2। ठीक है, अब आप सारे को इफिशियंसी में बदल दीजिए। एक मैन का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ कितना है 6 मैन और 8 बॉय से हमको काम कराना है। तो एक मैन का 3 तो 6 मैन का कितना हो जाएगा 18। एक बॉय का 2 तो 2 बॉय का कितना हो जाएगा, सॉरी एक बॉय का 8 तो 2 बॉय का कितना हो जाएगा, सॉरी 8 बॉय है यहाँ पे। एक बॉय का वर्किंग इफिशियंसी 2 है तो 8 बॉय का कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 18 टोटल कितना हो गया 34 इफिशियंसी से हमको काम कराना है। अब आप ऊपर या तो पुरुष को पकड़े या लड़के को पकड़े। ठीक है, बात बराबर होगी। एक पुरुष का वैल्यू है 3 तो 4 पुरुष का कितना हो जाएगा 12। एक लड़का का है 2 तो 6 लड़का का कितना हो जाएगा 12। तो 12 इफिशियंसी कै दिन में 20 दिन में, 20 दिन में पूरा कर रहा है तो 34 इफिशियंसी कितने दिन में करेगा बटे 34। ठीक है, 17 दूनी 34, 10 दूनी 20, यानी आंसर आ जाएगा 120/17। देख लीजिएगा कि आपके इसी रूप में ऑप्शन है था तो अच्छी बात है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आप बदल देंगे। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, 4 मैन या 6 लड़के दोनों बात बराबर। तो यहां से हम क्या किए, मैन और बॉय का इफिशियंसी निकाल लिए। जब इफिशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं तो सिर्फ इफिशियंसी की बात करते हैं। बॉय और लड़के जितने भी हैं सारे को इफिशियंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 मैन था और 8 बॉय, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं और है तो दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो एक मैन का इफिशियंसी 3 तो 6 मैन का 18, एक बॉय का 2 तो 8 बॉय का 16, 18 16 34 इफिशियंसी से काम हमको कराना है। और इसका कंपेरिजन यहां से कर लेंगे, या तो इसको पकड़े यहाँ इसको पकड़े, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यह है तो यहाँ 12 इफिशियंसी 20 दिन में तो 34 इफिशियंसी कितना दिन में 120/17। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इस टाइप का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहता है कभी योग पर पूछता है, कभी डिफरेंस पर पूछ देता है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। कहता है 2 संख्याओं का योग 60 है। यदि उनका एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 72 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब एचसीएफ दिया है 12, एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ बराबर 12, तो संख्या हम लोग क्या मान सकते हैं 12x और 12y मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ जानते हैं कि 2 संख्या का हाईएस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, तो जो भी संख्या होगा वो 12 से कटने वाला होगा। तो 12x और 12y मान लिए। अब 12x प्लस 12y का वैल्यू कितना दिया है 60, तो 12 कॉमन ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी x प्लस वाई बराबर 60/12, 12/60। तो एक इक्वेशन हमारा यहां से मिल गया। दूसरा कहता है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है 72, तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12xy, और 12xy का वैल्यू दिया हुआ है 72, यही दिया है ना। तो xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गया कि xy का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब देख रहे हैं कि ऐसा हम लोग संख्या मौखिक चुन लीजिए। अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा समय ज्यादा लग जाएगा। तो देख रहे हैं 3 और 2 5 भी होता है और 3 दूनी 6 भी होता है, दोनों को सेटिस्फाइड करा रहा है। यानी कि एक संख्या यानी x का वैल्यू अगर 3 रख लेते हैं, इसको 2 रख लीजिए। आप कहेगा कि सर y का वैल्यू 3 रखते हैं, वो x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो बात बराबर आएगा। संख्या हो जाएगा 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24। दोनों संख्या या तो 36 ही हो सका 24 ही होगा, या 36 ही होगा 24 ही होगा। इसमें आप कंपैरिजन करने मत लगिएगा। आप दोनों का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 36 को उल्टा क्या लिखेंगे 1/36, और 24 का उल्टा क्या लिखेंगे 1/24। 36 24 का एलसीएम कितना होता है 72, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी कितना हो गया 5/72, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए दोस्तों दूसरा तरीका इसका क्या होगा। दूसरा तरीका
इसका तरीका क्या होगा, अगर आप फार्मूला याद रखे हैं तो 2 साल का डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर पी आर बाई 100 के पावर 2। ये सिर्फ 2 साल में काम करेगा। अगर 3 साल के लिए डिफरेंस निकालना हो तो डी बराबर पी आर बाई 100 के पावर 2 ब्रैकेट में 300 प्लस आर बाई 100। ठीक है, ये 3 साल के लिए काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप फार्मूला याद रखे हैं तो यहां से बैठा दीजिए डी बराबर, तो डी दिया हुआ है कितना 50, पी आर है 20, 20/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 50 बराबर पी गुने ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा 100 गुने 100, 2 0 2 0 खत्म, 25 चौके 100, पी बराबर कितना हो गया 50 गुने 25, यानी आ गया कितना 1250। ठीक है, और अगर इसको आप रेशियो मेथड से बनाते तो 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5, 1 क्या होता है 5 होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे नहीं प्रोडक्ट रूल से बना दीजिए, तो प्रोडक्ट रूल पता होगा 20 + 20 और प्लस 20 गुने 20/100। ठीक है, 2 2 0 कैंसिल, 20 20 40 और 4 कितना हो गया 44%। ये 2 साल के लिए सीआई होता है, और एसआई जानवे करते हैं 80% के बराबर होता है 40%, डिफरेंट क्या परसेंट का 4% का। ठीक है, और इसी 4% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 50, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो 50/4 गुने 100, 25 चौके 100 आ गया कितना 1250। यहाँ कोई फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट रूल से ही बना सकते हैं। प्रोडक्ट रूल देखिए क्या बताया, 2 साल के लिए है। अब अगर 3 साल के लिए रहता तो क्या काम करते, 4 साल के लिए रहता तो क्या काम करते। अगर पूरे डीप से सीआई आपको पढ़ना है तो सीआई का सारा टॉपिक हम आपके लिए यूट्यूब पर डाउनलोड कर चुके हैं, जो हमारा चैनल मैथ विद सतीश सर, आप जाके वहां से पूरे सीआई को आप सही से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप पूरा इसको डीप में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर जाइए। ठीक है, मैथ विद सतीश सर सीआई कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, आपके पास सीआई का पूरा टॉपिक ओपन हो जाएगा। आप पूरे टॉपिक को वहां से सही से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कहता है एक व्यक्ति 2 समान दूरियों को क्रमशः 75 किलोमीटर/आवर और 50 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस समान होता है, ठीक है, और स्पीड अलग अलग होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल का होता है 2xy/x + y। ठीक है, ये xy क्या है स्पीड है, तो 2 × 75 गुने 50/75 + 50, यानी 2 गुने 75 गुने 50 बटे हो गया 125, 25 तिहाई 75, 25 × 125, 5 दही को 10, 10 तिहाई 30 दूनी 60, यानी एवरेज स्पीड कितना आ गया 60 किलोमीटर/आवर, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, और अगर ऐसे आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तब तो प्रोसेस से बनाना होगा। आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी मान लीजिएगा, दूरी को कुछ भी मान लीजिएगा, लेकिन ऐसा मानिएगा जो 75 से भी आसानी से कट जाए और 30 से भी आसानी 50 से भी आसानी से कट जाए, ऐसा ही मान के बनाइएगा। या फिर आप x मान के बना सकते हैं जो लंबा बनेगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, अलग अलग समय निकालना होगा, जोड़ना होगा। कुल दूरी को आप मान चुके हैं, कुल दूरी बटे कुल समय कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे आप फार्मूले को याद रखें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 40 और 60 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, अभी तक जितने भी हम टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितना पढ़ाए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। ये सेम क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस ईयर का जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग के लिए करवाए हैं। ठीक है, और देखिए फिर आज आपके सामने क्वेश्चन ये आया है, तो वही क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए हमेशा जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको आप लोग देखते रहें और उससे प्रैक्टिस करते रहें। सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ इस क्वेश्चन का हल देखिए। कहता है ए और बी, ए जो है 40 दिन में, बी जो है 60 दिन में। बताए थे दोनों का एलसीएम निकालिएगा,
कितना हो जाएगा 120, 40 तिहाई 120, 60 दूनी 120, ये डे होता है और ये वर्किंग इफिशियंसी होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि काम समाप्त होने से 10 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया, तो बी अगर 10 दिन काम नहीं करता है तो एक दिन में अगर दो काम करता है तो 10 दिन में कै काम ही नहीं करेगा, तो 10 दूनी 20 काम ये नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो इसका काम कौन करेगा, ये करेगा, काम और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना हो गया 140। अब कहता है काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 3 और 2 5, 28 पचे 140, आंसर आ गया 28 दिन। ठीक है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया कि ये हम जोड़े क्यों, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि टोटल काम x दिन में समाप्त हुआ, कै दिन में समाप्त हुआ, x दिन में समाप्त हुआ, तो अगर a तो पूरा दिन काम किया होगा, तो a x दिन अगर काम किया तो b कितना काम किया होगा, x माइनस 10 दिन। ठीक है, तो ये x दिन में कितना काम करेगा, 3x काम करेगा, ये कितना काम करेगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस 10, और दोनों मिलकर टोटल वर्क कंप्लीट कर चुका है, टोटल वर्क होता है 120, तो देखिए 3x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 120, 5x बराबर 140, x बराबर कितना आ गया 28 डेज। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन इतना लंबा काम हमको करना पड़ेगा, इससे अच्छा जितना दिन काम नहीं करेगा, इसमें यही तो एक चीज है कि जितना दिन नहीं काम किया उतना काम और जोड़ दीजिए, और अगर जितना दिन काम करके वो चला गया, यही दे देता है कि 10 दिन काम करके बीच चला जाता है, तो 10 दिन का काम इसका क्या करते हैं, 10 दिन में 10, ये एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, तो 10 दिन में 50 काम यहां से घटा देते, बचता 70 काम फिर कौन करता है, एक करता है। ठीक है, तो जो काम हो जाएगा उसको घटा देते हैं, और जो काम छोड़ के जाता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी टाइम एंड वर्क से पूछा गया क्वेश्चन है और अल्टरनेट डे का है। कहता है अविनाश, भुवनेश और चंदन क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। अगर अविनाश रोज काम करता है और बाकी दो हर तीसरे दिन काम करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, यानी अविनाश जो है रोज काम करता है और हर तीसरा दिन भुवनेश और चंदन उसके साथ मिलके काम करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है, यहां लिख लीजिए अविनाश, ये हो गया भुवनेश और ये हो गया चंदन, है ना, 20, 30, 60, एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 60 होगा, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, वर्किंग इफिशियंसी। अब कहता है कि अविनाश जो है रोज काम करता है और हर तीसरा दिन, या दो, हर तीसरे दिन लिखा हुआ है ना, दो, यानी दो कौन, भुवनेश और चंदन, तो हर तीसरा दिन ये दोनों उसके साथ सपोर्ट करता है, तो 3 दिन में, एक दिन में ही 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 दिन का काम, तो 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9 काम तो अकेले अविनाश किया, और हर तीसरा दिन ये दोनों भी सपोर्ट करेगा, तो 3 काम ये भी सपोर्ट कर दिया, यानी कितना काम हो गया 12 काम। ये 12 काम कै दिन में हुआ, 3 दिन में, तो 60 काम कै दिन में होगा, तो 12 काम हो रहा है कै दिन में, 3 दिन में, तो एक काम, तो 3/12, 60 काम कितना दिन में होगा, 3/12 गुने 60, 12 पचे 60, 5 तिहाई 15 दिन, और यही सवाल का आंसर है। तो जब भी अल्टरनेट डे का क्वेश्चन होगा दोस्तों, बनाने का तरीका यही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी रूप में हम आपके लिए हर हमेशा जितने भी एनटीपीसी का क्वेश्चन होगा, हम सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।